ठीक है, 2024 में लास्ट टाइम कल हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। दिस चैप्टर इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। तो आसान सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक्स क्या डिस्कस करने आज हम इसके अंदर? नोमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड्स की, क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड्स की, स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड्स के, रिएक्शंस के, रिएक्शंस में SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शंस करने, और सबसे लास्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना जो NAD के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है MBBS के मुकाबले में। ठीक है, तो ये ओवरऑल चैप्टर है। अमाइंस के जो टॉपिक है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं PMDC में। तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स किसे कहा जाता है? इसका जनरल फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा? RX होता है। R में कोई भी रेडिकल आ सकता है और X में हमारे पास बेटा कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इतनी बात सबको पता है, बेसिक बात। इसी को हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है CnH2n+1 और उसके साथ क्या लिख देंगे? X लिख देंगे। तो अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला RX भी होता है और CnH2n+1 X भी होता है। अगर RX को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा। क्योंकि रेडिकल आप जानते हैं CnH2n+1 होता है। इन कंपाउंड्स को, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अल्काइल हैलाइड, जिसमें अल्काइल रेडिकल हैलोजन से बॉन्डेड होता है। इनको अल्काइल हैलाइड्स कहे जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी नेमिंग किस तरह की जाती है, नोमेनक्लेचर किस तरह की जाती है। ठीक है, वैसे तो PMDC सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। IUPAC नेमिंग करनी है तो हम इसमें दोनों तरह से नेमिंग कर लेते हैं, कॉमन IUPAC दोनों करा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपके NAD में भी वर्कआउट हो जाए इसका। ठीक है, तो नेमिंग देखो, जब भी नेमिंग करनी होती है दो तरह से होती है। एक हमारे पास कहलाता है कौन सा भाई? IUPAC नेम, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम। IUPAC और कॉमन दो नेम्स होते हैं। IUPAC नेम में RX को किस तरह से लिखा जाता है? इसको हम लिख लेते हैं हेलो अल्केन, इस तरह से लिखते हैं, मतलब हैलोजन का नाम पहले देते हैं, एंड में अल्केन लिख देते हैं। और कॉमन नेम में हम लोग लिखते हैं इसको क्या बेटा? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर मैं कंपाउंड लिखता हूँ बेटा CH3Cl, अब इसको अगर हम कॉमन नेम में IUPAC में नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज क्लोरो और फिर मीथेन। और किसी को कॉमन में नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। अब देखो बेटा, इसके अंदर रेडिकल्स कोई भी अटैच हो सकते हैं, इसके अंदर हैलोजेंस कोई भी अटैच हो सकते हैं। सही है ना भाई? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉटएवर कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक कंपाउंड में अगर मैं इस तरह से लिख दूं, CH3 लिखूं, CH लिख दूं, उसके बाद यहाँ Cl डाल दूं, फिर CH3 लिख दूं, और मैं कहूँ कि इसका IUPAC नेम बताइए। अब इसमें क्या होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी ना, और ये हमारा जो है वो Cl बाहर हो गया। नंबरिंग करेंगे किसी भी साइड से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड 2-क्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर इसी का नाम कॉमन नेम में देना हो तो कॉमन नेम में इसका क्या नाम बनेगा पता है? दिस विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है तो अभी थोड़ी देर में हम समझते हैं उसको। ठीक है, आइसो क्या होता है अभी मैं समझा देता हूँ। ये भी एक बड़ी कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है ना बच्चों में, आइसो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तो मैं बता। तो ये नोमेनक्लेचर की बात यहाँ कंप्लीट हो गई, फर्स्ट टॉपिक हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत बेसिक है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ RX। अल्काइल हैलाइड कितनी तरह के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन। तो बेटा अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन सी यहाँ से लाइन से बता देता हूँ। एक हमारे पास कहलाते हैं मोनोहैलोअल्केन्स, मोनोहैलोअल्केन्स। दूसरे क्या कहलाते हैं? डाईहैलोअल्केन्स। और तीसरे क्या कहलाते हैं? ट्राईहैलोअल्केन्स। क्या फ़र्क है तीनों के अंदर? नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स का। सही ना बेटा? हैलोजन ग्रुप का। जैसा कि अगर हमारे पास एक हैलोजन ग्रुप सिर्फ लगा हुआ है कंपाउंड में तो दिस इज मोनोहैलोअल्केन। 2 हैलोजन लगा हुआ है तो फिर डाईहैलोअल्केन। 3 हैलोजन लगा हुआ है तो फिर ट्राईहैलोअल्केन। आ रही है बात समझ में? ठीक है,
तो नंबर ऑफ हैलोजेंस कितना अटैच है इससे, चूँकि अल्काइल हैलाइड में एक हैलोजन भी होता है, किसी में दो भी होता है। डाई हैलो अल्केन की बात करेंगे तो इसी के अंदर, इसी डाई हैलो अल्केन में आपको मिलता है ना विसिनल और जिमिनल, याद है? विसिनल डाइक्लोराइड, जिमिनल डाइक्लोराइड, बताया था ना पिछली क्लास में। तो सर 1,1 डाइक्लोरो इथेन अगर आ गया तो दिस विल बी जिमिनल, और 1,2 डाइक्लोरो इथेन आ गया, दिस विल बी विसिनल। तो विसिनल जिमिनल ये क्या हो गया? डाई हैलो अल्केन। क्यों? एक ही कंपाउंड के अंदर दो जगह पर आपको या हैलोजन मिलता है। बस समझ में आ गई ना? तो ये तो मतलब तीन तरह के होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई हैलो अल्केन। टेट्रा भी होते हैं लेकिन हम यहाँ तीन ही टाइप्स लिखते हैं, चार भी लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मोनो हैलो अल्केन्स को ही कहा जाता है क्या? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हम लोग मोनो हैलो अल्केन्स को कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड्स में ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप हो। अगर एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप होगा, अगर एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप होगा तो वो अल्काइल हैलाइड नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई? वो सिर्फ हैलो अल्केन्स हम उनको कह सकते हैं, तो हैलो अल्केन्स कह सकते हैं। तो हैलो अल्केन्स में जो मोनो हैलो अल्केन होता है वो अल्काइल हैलाइड होता है, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ मोनो हैलो अल्केन्स को ही पढ़ते हैं। ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें सिर्फ एक हैलोजन हो। बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो ये मैंने क्लियर की। इसके बाद मोनो हैलो अल्केन्स की बात जब की जाती है तो उसके फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, है ना भाई? तो अब आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड लिख देते हैं, मोनो हैलो अल्केन मतलब अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड की बात की जाती है तो बेटा इसके फर्दर कितने टाइप्स? तीन टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन से तीन टाइप? बहुत इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास क्या कहलाता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तीसरा क्या कहलाता है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तीन तरह के अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्या क्वाटनरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है? क्वाटनरी। अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता क्वाटनरी, अल्केन्स हो सकते हैं क्वाटनरी, जिसमें 4 रेडिकल्स हैं। अल्काइल हैलाइड सिर्फ ये तीन ही टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? 1 डिग्री, और सेकेंडरी को 2 डिग्री, और टर्शियरी को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। बहुत आसान बात है, क्यों कहते हैं 1 डिग्री, क्यों कहते हैं 2 डिग्री, क्यों कहते हैं 3 डिग्री? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? सिर्फ एक रेडिकल अटैच होता है, किसके साथ? विथ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ एक रेडिकल अटैच हो तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी किससे कहते हैं? जिसमें 2 रेडिकल अटैच होते हैं, किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ। और टर्शियरी किसे कहते हैं? जिसमें 3 रेडिकल अटैच होते हैं, किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ। ये डेफिनेशन होगी इसकी, बहुत आसान सी बात है। तो एक रेडिकल मतलब अल्फा कार्बन के साथ एक रेडिकल हो तो प्राइमरी, 2 हो तो सेकेंडरी, 3 हो टर्शियरी। अब किस तरह से? जैसे अगर मैं एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाऊँ तो मैं जैसे बनाता हूँ, Cl लिख दूँ मैं, उसके बाद कार्बन लिख दूँ, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर CH3 लिख दूँ, है ना भाई? तो ये हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, Cl है ना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन के साथ कितनी जगह पर रेडिकल है? एक जगह पर रेडिकल है। दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ Cl ले लूँ, कार्बन ले लूँ और 2 जगह पर CH3 के अटैचमेंट कर दूँ, एक जगह पर हाइड्रोजन छोड़ दूँ, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच हैं। मतलब आप चाहो तो CH3 की जगह मैं R लिख देता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ, कोई भी रेडिकल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मिथाइल हो। ओके, ये हो गया सेकेंडरी, 2 तरफ रेडिकल है, सबको पता है ये बात, बहुत बेसिक बात है। और टर्शियरी किसे कहा जाता है? जिसमें अल्फा कार्बन के तीनों तरफ रेडिकल अटैच हो, तो ये हमारे पास कहलाता है टर्शियरी। अब देखो, अब समझ में आ रहा है क्वाटनरी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा कार्बन के 4 तरफ रेडिकल आप अटैच नहीं कर सकते, एक तरफ तो मस्ट हैलोजन अटैच रहेगा। तो 4 डिग्री हमारे पास अल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अल्केन पॉसिबल हो सकता है 4 डिग्री, है ना बच्चों? जैसे अगर मैं इस तरह लिखूँ, कार्बन लिखूँ, फिर अगर मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, आउट ऑफ द टॉपिक बात है, अगर मैं ये अल्केन बना दूँ, अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन आपको पता है 4 डिग्री कार्बन है, क्वाटनरी कार्बन इसको हम कहते हैं। क्यों? आप देख सकते हैं इस कार्बन के कितने तरफ रेडिकल अटैच है? 4 तरफ। तो अल्केन्स के अंदर 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आता है, क्वाटनरी कार्बन का कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड में ये 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सही है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और काम की बात, कि 0 रेडिकल भी जब अटैच हो ना,
तो उस सूरत में भी प्राइमरी ही कहलाता है। एक भी रेडिकल ना हो तो भी प्राइमरी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, Cl ले लूँ, उसके बाद कार्बन ले लूँ और यहाँ 3 तरफ हाइड्रोजन ले लूँ। अब देखो क्या ये अल्फा कार्बन के एक तरफ भी रेडिकल की अटैचमेंट हो रही है? चेक करो ना यहाँ, क्या कहीं पर रेडिकल अटैच है? कोई नहीं है ना। तो लेकिन इसके बावजूद ये 1 डिग्री है। तो एक रेडिकल ना भी हो तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मिथाइल ग्रुप में कि अगर क्लोरोमीथेन आ गया तो ये कौन सा डिग्री है? इसमें तो है ही नहीं एक भी रेडिकल। तो एक भी रेडिकल ना हो तो भी 1 डिग्री ही कहलाता है। ठीक है, कहाँ समझ में आ गई बात? और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ Rx, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है हमारे पास? सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, बिल्कुल सही। 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री और 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद हमारा जो है ना वो जो सिंपल CH3 ग्रुप हमारे पास होता है, मतलब जो मिथाइल ग्रुप होता है उससे भी कम स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। मोस्ट स्टेबल टर्शरी होता है, लीस्ट स्टेबल हमारा 1 डिग्री या CH3 वाला होता है। वो ऑप्शन पर बेस करते हो कि ऑप्शन में क्या दे रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी बहुत काम आएगा आपको जब हम SN1 SN2 की बात करेंगे, वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी आपको पता उलट होते हैं एक दूसरे के। अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात की जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा? उलट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब सबसे मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास हो जाएगा CH3 ग्रुप, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। तो याद रखना कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, उल्टे होते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। पता है ये बात सबको? स्टेबिलिटी क्यों आती है इसके अंदर? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। वो आगे मैं बता दूंगा आपको, मैकेनिज्म जब कराऊंगा, तभी तो नहीं बता रहा, टॉपिक आउट हो जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये मैंने अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन कर दी 3, जिसमें एक रेडिकल सिर्फ अटैच है, एक हैलोजन अटैच है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी Rx है, या हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो उसकी फर्दर क्या कर सकते हैं कि हम इसके फर्दर 3 टाइप्स इसके निकाल सकते हैं 1 डिग्री में। 1 डिग्री में फर्दर 3 टाइप कौन कौन से? एक N, एक आइसो, और एक क्या निकाल सकते हैं? नेओ। ये सब याद रखिएगा, ट्रिवियल नेम में बड़ा काम आता है। जब आपका जो आता है ना, जो सेकेंड ईयर के अंदर जो सेक्शन C में एक सवाल आपका आएगा ना कि स्ट्रक्चर से, नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो वहाँ अक्सर मॉडल पेपर में भी और इसके अलावा किसी भी कॉलेज से आपका ताल्लुक है, कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स भी दे रहे होते हैं, जिसमें एक न एक सवाल आपका एन आइसो नेओ का आ रहा होगा, है ना भाई? एक न एक सवाल हर कॉलेज के पेपर में एन आइसो नेओ वाला मिलेगा आपको। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो वो दुखती रग होती है बच्चों की, तो वो ज़्यादा पूछते हैं उसको, है ना भाई? एन आइसो नेओ में क्या फ़र्क है? हमारे बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ डिटेल में क्या फ़र्क है। मुझसे सीख लें क्या फ़र्क होता है एन आइसो नेओ में। ना पुरानी बुक में ज़्यादा डिटेल में बात थी, ना न्यू बुक में लिखा हुआ, तो बहुत मोटी किताब है, लेकिन जो काम की बात है वो लिखी नहीं गई कि एन आइसो नेओ में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब एन जो है ना हमारे पास, एन कब लगाते हैं? जब क्या होगा? ऑल कार्बन इन चेन, सारे कार्बन चेन के अंदर हो तो एन। आइसो कब लगाते है? जब 1 कार्बन आउट ऑफ चेन, एक कार्बन चेन से बाहर हो। और कहाँ से बाहर हो? फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन या एक रेडिकल चेन से बाहर हो जाए। और नेओ कब होता है? जब 2 कार्बन आउट ऑफ चेन फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन। तो ये याद रखिएगा बच्चों, एन आइसो नेओ में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 एग्जाम्पल इसकी एन आइसो नेओ की बनाकर। अगर मैं एक कंपाउंड एक फार्मूला लिख लेता हूँ आपके सामने, C5H11Cl, पेंटाइल अल्कोहल, सॉरी पेंटाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर। एक में अच्छा ये पहली बात तो ये देख लो कि मोनो हैलो अल्केन है, ये अल्काइल हैलाइड है। ये तो ऐसे देखते समझ में आ गया, मोनो हैलो अल्केन है, चूँकि एक ही हैलोजन है। Cl2 होता तो डाई हैलो बनता, मोनो हैलो अल्केन है। अब इसके अंदर अगर मैं इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, जरा देखना, CH3
CH2 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 CH3 सॉरी Cl। देखो बच्चों, ये हमारे पास रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के कितनी तरफ रेडिकल अटैच है? एक ही तरफ अटैच है। तो क्या ये प्राइमरी हुआ? हुआ प्राइमरी, कोई शक नहीं है। 1 डिग्री है, बिल्कुल है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के अंदर क्या सारे कार्बन चेन के अंदर है? तो इसको बजाय प्राइमरी पेंटाइल अल्कोहल के ना, आप देखना दुनिया जहान की किताबों में लिखा होता है N पेंटाइल अल्कोहल। क्योंकि जब आपने N लिख दिया ना तो एक बात तो साबित हो गई कि प्राइमरी तो है ही है। अबे यार, क्लोराइड, ठीक है, N पेंटाइल क्लोराइड्स। N का मतलब क्या? ऑल कार्बन इन चेन। प्राइमरी तो हाई अंडरस्टूड है। जब आपने N बोल दिया ना तो प्राइमरी होना तो बनता है इसका, बात समझ में आ गई। और प्राइमरी बोल दिया तो मोनोएल्कोहल होना भी बनता है इसका, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देखो, मैं सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँ? सेकंड लास्ट से बाहर करूँगा। CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Cl। अब ज़रा देखो, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा? फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के कितने तरफ रेडिकल अटैच है? एक ही तरफ अटैच है। ये भी प्राइमरी है ना प्राइमरी। लेकिन आप देखो सेकंड लास्ट से एक कार्बन बाहर जा रहा है। अब ये N पेंटाइल क्लोराइड नहीं है, क्या है ये? यस, बिल्कुल सही, दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड। दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देख लो, नियो भी बना देता हूँ। नियो पेंटाइल क्लोराइड क्या होता है? अब सेकंड लास्ट से 2 बाहर कर देते हैं। ये कार्बन आ गया, सेकंड लास्ट से 2 बाहर चला गया। अब ये CH2 आ गया, ये Cl आ गया। अब देख लो, ये भी प्राइमरी है कि नहीं? ये हमारे पास रहा फंक्शनल ग्रुप। ये अल्फा कार्बन कितनी तरफ रेडिकल? अल्फा कार्बन के एक ही तरफ है ना भाई। तो ये अब लेकिन, और सेकंड लास्ट से 2 बाहर है, 2 बाहर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस इज नियो पेंटाइल क्लोराइड्स। बात समझ में आ गई सबको? क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको? कितने टाइप्स के होते हैं? बस ठीक है, लिख लें इसको, हो गया। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद थर्ड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ RX। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी 10-5 मिनट की बात है, इसको समझनी पड़ेगी। तो MCQs पॉइंट के लिहाज से कोई वर्डिंग नहीं लिखनी है। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह का होता है? सारे अल्काइल हैलाइड्स के सेम स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो जो बात मिथाइल क्लोराइड के लिए होगी वही बात इथाइल क्लोराइड और वही तमाम के लिए होगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ सिंपल, अगर एक तो Cl ले लिया मैंने, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बड़ा मैंने एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड आपके सामने लिया जो हमारा क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड है। अब बस इसमें ये चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम हमारे पास क्या हो गया? कार्बन हो गया। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है यहाँ पर? अगर आप चेक करो तो कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? sp3 sp2 के sp। कैसे पता है sp3 कर रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ऐसा ही है। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका अल्काइल हैलाइड का शेप या स्ट्रक्चर कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा। और टेट्राहेड्रल आएगा तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी उसकी? 109.5 डिग्रीज, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस ये स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और कुछ भी पता नहीं करना इसके बारे में आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ RX देख लेते हैं। RX के रिएक्शन, चौथा टॉपिक, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितने देर में कवर हो पाता है। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस देखो बेटा, अल्काइल हैलाइड 2 तरह से रिएक्शंस देता है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 2 तरह से होता है। दोनों रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मस्ट एक सवाल बनेगा, सेकेंडरी में भी और एंटी टेस्ट में तो आएगा ही आएगा इससे सवाल, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन से तो बहुत फेमस रिएक्शंस करते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अल्काइल हैलाइड की जब बात की जाती है तो अल्काइल हैलाइड में 2 तरह के रिएक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड है ना, अब ये रिएक्शन अगर KOH से करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से KOH से करता है, तो अब ये 2 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से करता है, तो ये 2 कंडीशन पे रिएक्शन कर सकता है।
या तो ये एक्वस मीडियम में करेगा, या तो ये किस तरह से करेगा, अल्कोहलिक मीडियम में करेगा। अगर ये अल्काइल हैलाइड KOH के साथ रिएक्शन एक्वस मीडियम में कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में कर रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है वो SN रिएक्शन भी कहते हैं। और यही अल्काइल हैलाइड KOH के साथ रिएक्शन अगर अल्कोहलिक मीडियम में करेगा तो उस सूरत में इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में ई रिएक्शन कहा जाता है। जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं ये टॉपिक, ठीक है ना। अगर हम इसको ओपन अप करेंगे अभी तो 100 बातें निकलेंगी इसके अंदर से एक करके, है ना। तभी तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपके सेकेंडरी में। इतना आसान हो ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है कभी, तो मतलब बात इधर उधर से निकालनी पड़ेगी हमें बहुत सारी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो क्लास का डल से डल स्टूडेंट भी होगा ना पूरे कराची का, तो कम से कम ये टॉपिक करके ही जाएगा वो घर से पूरे, मतलब क्यों, चूँकि उसको पता ही आना है। क्योंकि जितने भी टारगेट पेपर उठा रहा होगा वो, जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा रहा होगा, कॉलेज के पेपर उठा रहा होगा, जितने टीचर से पूछ रहा होगा, सब बोलेंगे ये कर लो ये कर लो। तो ये हर कोई करके जाता है, जिसको जो उसने पूरा साल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ भी किया है। तो ये ऐसे टॉपिक्स में से है, ये हर सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे टॉपिक आपको मिलते हैं, ठीक है, जिसको मस्ट आना होता है, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम SN कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। कौन से रिएक्शंस होते हैं ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किससे करता है? किसी न्यूक्लियोफाइल से करता है, Nu-, किसी न्यूक्लियोफाइल से करता है, और ये करता है एक्वस मीडियम में, और इसके नतीजे में क्या बनता है? RNU का बॉन्ड बन जाता है और X- हैलोजन हमारे पास अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होगा एक्वस मीडियम में, प्रोडक्ट बनेगा और X- लिविंग ग्रुप की सूरत में अलग हो जाएगा। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, सबसे पहले बात न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाता है? बहुत NED में भी बड़ा पूछते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? 2 वर्ड से निकला है, न्यूक्लियस और फाइल मतलब होता है लवर। न्यूक्लियस लवर, या फिर हम उसको कह सकते हैं पॉजिटिव लवर, वो जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो। और पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके ऊपर खुद जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ होते हैं, जो पॉजिटिव लवर होते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है ना, RX का ये वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, जब ये टूटता है तो X- होता है, R+ होता है। R पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब R पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आइन। तो ये क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल इस R पे इस पॉजिटिव पर अटैक कर देता है, दैट्स द न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है उसको, न्यूक्लियस लवर या पॉजिटिव लवर। अच्छा, और इसके नतीजे में क्या होता है? X- बाहर निकल जाता है, RNU के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये OH- हो सकता है, और भी हो सकते हैं, वो मैं भी लिस्ट आपको बता दूंगा उसकी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल का लाजमी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल कभी भी RX को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस हमने पढ़ा था, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा किससे है भाई? आयोडीन से। तो अगर हम इसमें कोई ऐसा रिएक्शन कराना चाहें, जैसे कि बेटा CH3Cl ले लिया, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा दिया, सॉरी न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या ले लिया? जैसे कि Br- ले लिया। अब आपको पता है ये रिएक्शन होगा ही नहीं, भले एक्वस मीडियम ले लो। रीज़न पता है क्या है? चूँकि यस क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सके, बॉन्ड तोड़ सके, दैट्स वाई रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन द हैलोजन होना चाहिए, हैलोजन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो हैलोजन लगा हुआ है RX के साथ, वरना वो सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे हो सकते हैं जो उसके साथ अटैक कर सकते हैं, जाकर मल्टीपल टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल आ सकते हैं। अब जैसे RX है ना बेटा, ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब RX मल्टीपल रिएक्शंस हमारे पास
दे सकता है ना भाई। मल्टीपल न्यूक्लियोफाइल ऐसे कितने होते हैं? 6-7, पता है किसी को? 6 और 7। चलो देखते हैं, लिखते हैं, याद आ जाएगा। ठीक है, RX का रिएक्शन हम KOH से भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से कर सकते हैं, NaOH या फिर KOH से कर सकते हैं। इसका रिएक्शन KSH से किया जा सकता है। इसका रिएक्शन किया जा सकता है NaNH2 से। मतलब ये मुख्तलिफ रिएजेंट्स हैं जिनसे रिएक्शन किया जा सकता है। इसका रिएक्शन हो सकता है RONA से, और इसका रिएक्शन हो सकता है सोडियम साइनाइड से या पोटेशियम साइनाइड से, KCN से, और इसका रिएक्शन हो सकता है RCOONA से। 1 2 3 4 5 6 ही थे, या कोई और भी न्यूक्लियोफाइल था? याद आ रहा है किसी को? भैया यही 6 शायद। चलो कोई मसला नहीं है, इतना भी कर लिया तो बहुत कर लिया। ठीक है, अब RX जब इनसे रिएक्शन करेंगे ना तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होंगे बेटा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा हमारे पास? OH माइनस आएगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा? SH माइनस। यहाँ से क्या निकलेगा? NH2 माइनस। यहाँ से क्या निकलेगा? RONA को मैं ऐसे लिख दूँ जो आपको देखने में आसान लगे, NaOR। अब बताओ क्या निकलेगा न्यूक्लियोफाइल? OR माइनस। KCN से क्या निकलेगा? CN माइनस। RCOONA से क्या निकलेगा? RCOO माइनस। ये सारे न्यूक्लियोफाइल जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है। अब इसके साथ क्या होगा? ये चूँकि पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, X पर नेगेटिव चार्ज आएगा, चूँकि हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इसके नतीजे में क्या होगा? अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। इस केस में क्या बनेगा? ROH बन जाएगा। इस केस में क्या बन जाएगा? RSH। इस केस में क्या बनेगा? RNH2। इस केस में क्या बनेगा? ROR। इस केस में क्या बनेगा? RCN। इस केस में क्या बनेगा? RCOOR। ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है RNO के बीच का बॉन्ड, तो कुछ भी बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 तरह की चीज़ें बन सकती हैं। अब इसके अंदर ROH हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। RSH को क्या बोलते हैं? वह या तो मरकप्टन कहते हैं, और NAD में सवाल आएगा तो क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल। NAD के पास पेपर में इसको थायो अल्कोहल कहा जा रहा है। तो बात तो वही मैंने बताया भी था आपको, मरकप्टन भी यही है और थायो अल्कोहल भी यही है। RNH2 को क्या कहा जाएगा? अमाइन। ROR को क्या कहा जाएगा? ईथर। RCN को क्या कहा जाएगा? नाइट्राइल, साइनाइड भी कह सकते हैं। RCOOR क्या होता है? मैं इसकी रिएक्शन नहीं कर रहा, बस सिंपल एक बात बता रहा हूँ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड करता है तो इतनी सारी चीज़ें बना सकता है। वो डिपेंड करता है किस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ KOH से करे, इनमें से किसी से भी कर सकता है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज वाली बात होगी कि आपको सिर्फ यही पता है बस। इतनी बेसिक नॉलेज नहीं बनानी चाहिए इंसान को, थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर। थोड़ी सी बात इसकी मैकेनिज्म पर करेंगे, पहले इसको लिख लें फिर मैकेनिज्म पे बात करें। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बेटा मैकेनिज्म में दो तरह से इसके मैकेनिज्म होते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, SN रिएक्शन के। एक क्या कहलाता है? SN2, और एक क्या कहलाता है? SN1। शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल ना, पॉइंट वाइज। SN2 SN1 में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले SN2 देख लो, कुछ पॉइंट 7-8 पॉइंट बताऊंगा, वो याद रखना है। SN2 की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बोलो। 2 से क्या मतलब है? बाई मॉलिक्यूलर। ये हमारा है बाई मॉलिक्यूलर, N से न्यूक्लियोफिलिक और S से सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर कितना होता है इस रिएक्शन का? तभी तो इसके 2 लिखते हैं, ये 2 मॉलिक्यूलरिटी है। कितने स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होता है रिएक्शन? ये सिंगल स्टेप में। और अच्छा, क्या उस सिंगल स्टेप में कोई ट्रांजिशन स्टेट आता है? यस, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं? जिसमें बॉन्ड्स कैसे हो? हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। जब बॉन्ड आधा बना और आधा टूटा हो तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगली बात कि इसमें अल्काइल हैलाइड कौन सी डिग्री का लेते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? SN2 में 1 डिग्री लेते हैं।
1 डिग्री क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जाता है। ठीक है, ये बातें आप इसको याद रखनी है कि ये SN2 मतलब बायोमोलिकुलर, ये सब MCQs पॉइंट हैं। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 2 होती है। स्टेप्स कितने होते हैं? उसमें 1 होते हैं, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। उसी के स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसमें बॉन्ड्स हाफ ब्रोकन हाफ फॉर्म्ड होते हैं। और अल्काइल हैलाइड इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन करते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसी में अगर मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिख दूं इसके अंदर, तो अगर मैं SN2 के एक रिएक्शन लिखूंगा तो मैकेनिज्म किसके जैसे? रिएक्शन ऑफ CH3Cl विथ एक्वस KOH। क्या ये रिएक्शन SN2 से होगा? SN2 से एक्वस KOH के साथ मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन। 1 डिग्री ही है ये, सही है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें साइड जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि साइड से अटैक करेगा एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, वो जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो राइट लेफ्ट भी कर रहे होते हैं, यहाँ फिलहाल मैं नहीं कर रहा। ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो हमारे पास ये रहा, हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड CH3Cl, इसके रिएक्शन किससे होगा? KOH। KOH में OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, बस न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ OH माइनस। ठीक है, और ये रिएक्शन होगा एक्वस मीडियम में, एक ही स्टेप होगा। और ये पहला स्टेप कैसा होगा? इसका स्लो स्टेप होगा। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं स्लो स्टेप में, दैट्स द मॉलिकुलरिटी, या इसका ऑर्डर 2 होगा। मॉलिकुलरिटी किसे कहा जाता है? दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको मॉलिकुलरिटी कहा जाता है। तो इसमें स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स या 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स वाई इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? सिंपल सी बात है, आपको पता है CCl का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये पोलर बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और OH क्या करेगा? इस Cl पर अटैक करेगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा बेटा? बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा? CCl का बॉन्ड टूट भी रहा होगा और COH का बॉन्ड जुड़ भी रहा होगा, दोनों एक साथ हो रहा होगा। इसी को तो बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जब एक चीज इन बिटवीन है। अब इसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। ठीक है, ये कार्बन लिया आपने, अब देखो इसके साथ जो Cl वाला बॉन्ड है वो टूट रहा है, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और जो OH वाला बॉन्ड है वो बन रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है। असल में जब इसके साइड की बात की जाए ना अटैकिंग की, चलो मैं बता ही देता हूँ उसको, ऐसा नहीं कि फिर कन्फ्यूजन हो जाए। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है ना यहाँ पर, ये असल में राइट साइड से नहीं करता, जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है ना अटैक वहाँ से नहीं होता, दूसरी तरफ से होता है। तो असल अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना इसकी, थोड़ा सा डिटेल बताऊँ तो OH माइनस साइड अपोजिट टू द हैलोजन, हैलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि जहाँ से बॉन्ड टूटता है वहाँ से जुड़ता नहीं है। तो ये यहाँ से असल अटैक इसका ना, अगर सही मायने में बात करें तो इधर से लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात मैं नहीं बताना चाह रहा था, बट बता दिया मैंने कि यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, बट एंटी टेस्ट के लिए कोई इतना मुश्किल सवाल कभी नहीं करते हैं आपसे, वरना तो नंबर पक्का नहीं आएंगे किसी बच्चे के। ठीक है, बट बता दिया कि नॉलेज होनी चाहिए एक चीज़ की। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या इससे? ये हो गया यहाँ पर, बाकी एक तरफ हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा बेटा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, ये बॉन्ड, ये हाफ ब्रोकन बॉन्ड्स और हाफ फॉर्म बॉन्ड दिख रहे हैं। ये वाला बॉन्ड हाफ ब्रोकन है, ये वाला बॉन्ड हाफ फॉर्म्ड है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये, और यही क्या कहलाते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, इसी को TS कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट है ये। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली क्या होगा? इन द एंड ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा, तो OH जो है वो इस तरफ आ जाएगा, अटैक कर लेगा, और प्लस ये Cl माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये देखो, ये कहलाता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में टेक पार्ट ले रहे हैं। एक आखिरी बात, आपको पता है कि SN2 रिएक्शन जब होता है तो SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होती है? इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जहां पर हैलोजन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड पे जाकर अटैच हो रहा होता है। देखो राइट साइड से Cl निकल रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट में OH जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे जुड़ा हुआ है,
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन्वर्जन हो गई कन्फिग्रेशन में। इन्वर्जन से मुराद कि उल्टा इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमारे पास बना है। सही है, अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर बात करें तो ये चीज़ समझ में दिखती है। ये हमारे पास हो गया, दिस इज कॉल्ड SN2। समझ में आ गया SN2? SN2 समझ में आ गया तो SN1 तो साथ साथ समझ में आ जाएगा। SN1 भी लगे हाथ तो यहीं पर देख लो एक साथ, ठीक है। SN1 जल्दी हो जाएगा। SN1 अब ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था तो क्या हो गया ये, दिस इज बिल्कुल सही, बिल्कुल इसको देखते हुए लिख लेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा स्लो स्टेप में। इसमें स्टेप्स कितने होंगे पता है, इसमें 2 स्टेप्स होंगे। क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी, नो ट्रांजिशन स्टेट इज हियर। पहले बॉन्ड पूरा टूटेगा फिर बॉन्ड पूरा बनेगा। RX जिसमें कौन सा लेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री लेते हैं। क्यों टर्शरी लेते हैं, चूंकि एक ऐसा होता है मोस्ट स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हमारा SN1 मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है। और बस अब हम कोई रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। अब 2 स्टेप हो गए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ बेटा, रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH। अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस KOH से करूंगा, अब चूंकि टर्शरी आपको दिख रहा है तो क्या हो गया ये हमारा SN1 हो गया ना भाई, क्योंकि टर्शरी है 3 डिग्री है। अब इसमें आप सब जानते हैं बेटा 2 स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या हमारे पास होता है, सबसे पहले किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। और ये पहला स्टेप हमेशा कैसा होता है, स्लो होता है, स्लो भी होता है, रिवर्सिबल भी होता है। स्लो एंड रिवर्सिबल स्टेप होता है पहला जो स्टेप आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, याद रखो बेटा, कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोकैटायन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। दोनों नाम हो सकते हैं। और कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आता है, दिस इज कॉल्ड कार्ब एनाइन। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का नाम अलग होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये अलग चीज़ होती है। तो चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है या कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ये फर्स्ट स्टेप पे, ये स्टेप स्लो होगा और रिवर्सिबल होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे ना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या यही होगा हमारे पास, यही होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये पहला स्टेप है, ये सॉरी ओके। अब ये पहला स्टेप पे, ये स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। उसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट स्टेप पर ही हैलोजन अटैक नहीं कर रहा, सॉरी हैलोजन कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, चूंकि क्या ज़्यादा है इसके अंदर, यस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, बल्कि मॉलिक्यूल, चारों तरफ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कहीं से भी अटैक करने से रोकेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि पहले क्या होगा, पहले ये पूरा बॉन्ड टूटता है तो क्या बन गया, CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और Cl- बाहर आ गई, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जनरेट हो गया सबसे पहले। इसके बाद स्टेप 2 में हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप पे अब अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है ये। अब आप इसमें देखोगे चूंकि स्लो स्टेप पे एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है, दैट्स वाई इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। चूंकि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 क्यों है, जो स्लो स्टेप पे एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है, जो क्या है, अल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री। अब देखो सेकंड स्टेप पे कैसे होगा, अब ये हमारे पास बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ चेक करें जरा, पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पर क्या sp3 थी, यहाँ पर क्या हो गई है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाती है। चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड से 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है,
और sp2 का शेप आपको पता है कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनार होता है, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनार होता है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनार शेप बना लेते हैं इस तरह से, CH3 इस तरह से आपको ट्राइगोनल प्लेनार 120 डिग्री वाला शेप बनाकर दिखा देता हूँ, ये आ गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा OH माइनस, वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से उसके पास जगह खाली है। OH माइनस यहाँ से भी अटैक कर सकता है, अगर OH माइनस चाहिए तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से ये कार्बोकेटाइन पर अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। और ये स्टेप हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। अब इसमें बेटा दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर राइट से अटैक करेगा तो भी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन OH राइट साइड पे आ जाएगा। अब जरा इसमें यहां पर चेक कीजिएगा जरा, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो जहां हैलोजन था उसका उलट लगा है OH, तो यहां पर क्या हो गई, इन्वर्जन। और यहां पर जहां पर हैलोजन था उसी साइड पे OH लगा है, तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। तो कहने का मतलब कि जब SN1 रिएक्शन होता है ना, उसमें इन्वर्जन रिटेंशन दोनों पॉसिबल होती है, लेकिन SN2 में सिर्फ इन्वर्जन हो रही होती है, हमेशा उल्टे साइड पे जाकर लगेगा न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ हैलोजन के साइड पे भी अटैक कर सकता है और उसके अपोजिट साइड पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से अटैक करने की जगह खाली हो गई थी। बस मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा ये मैकेनिज्म कहलाता है कि ये रिएक्शन असल में होता कैसे, SN1 SN2 हो दोनों में क्या रहा है कि हैलोजन को एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, लेकिन अलग अलग अंदाज से। प्राइमरी है तो अलग तरह से कर रहा है और टर्शरी है तो अलग तरह से कर रहा है। सवाल ये आता है कि सर 2 डिग्री अगर आ जाएगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी अगर आ जाएगा तो ये कौन सा करेगा, SN1 ही करेगा कि SN2? तो क्या ये दोनों कर सकता है? ये डिपेंड किस पर करेगा, सॉल्वेंट पर करेगा। एनईडी में आता है ना MCQs, SN1 कौन सा सॉल्वेंट फॉलो करता है, या पोलर सॉल्वेंट कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा रिएक्शन फेवर करता है। देखा है पास पेपर में ऐसा सवाल? नहीं तो देख लोगे, नहीं देखा तो ठीक है, क्यों कुछ नहीं तो कम से कम पास पेपर तो करके ही जाओगे ना। तो अब यहीं से तो ये टॉपिक आया। मैंने तो ट्रिक बता दी थी आपको, एक वर्ड आ गया तो पोलर, मतलब 2 वर्ड वाला याद आ रहा है। तो SN1 SN2 दोनों कर सकता है। SN1 कब करेगा, जब सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर सॉल्वेंट। और SN2 कब करेगा, जब सॉल्वेंट कैसा होगा, बिल्कुल नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कहने का मकसद ये है कि SN2 जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 SN2 दोनों कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या करेंगे, SN2। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या करेंगे, SN1। और अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो दोनों कर सकता है। सर हमें कैसे पता लगेगा, सॉल्वेंट देखकर। अगर पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर हो गया तो सूरत में क्या करेगा, SN1। और नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन हो गया, टोलुमीन हो गया, फिनॉल हो गया, CCl4 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो सूरत में क्या करेगा, SN2 करेगा। पसंद में आ गई मैकेनिज्म। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पर। अच्छा, एलिमिनेशन पे कल मैंने बात की थी कुछ पर पिछले क्लास में। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसी को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, ये सब बातें पता है ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में बता दी थी। इसमें डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं इसके रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं, KOH या NaOH से, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम में होता है। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, अल्कीन प्लस KX प्लस वाटर, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास मैकेनिज्म कितने होते हैं, इसके भी 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक हमारे पास होता है E2 मैकेनिज्म और दूसरा क्या होता है, E1 मैकेनिज्म, ठीक है। E2 मैकेनिज्म का मतलब डायरेक्ट लिख लेता हूं कि सबसे पहले बायोमोलिकुलर होता है, मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी इसकी भी 2 आ जाएगी। स्टेप्स कितने होते हैं इसमें, एक ही स्टेप होगा, क्या ट्रांजिशन स्टेट आएगा, यस आएगा। अच्छा, अल्काइल हैलाइड क्या लेंगे इसके अंदर, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड करता है ये, या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको हम कह सकते हैं, सही है।
तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो E2 रिएक्शन उसके बारे में ये बात याद रखें, E2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, मॉलिक्युलरिटी 2 है इसकी, ऑर्डर 2 है इसका, मॉलिक्युलरिटी कह लो ऑर्डर कह लो एक ही बात है। स्टेप कितना होगा इसमें, एक, उसी एक स्टेप में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा जिसमें बॉन्ड हाफ ब्रोकन हाफ फॉर्म्ड होंगे। और कौन सा अल्काइल हैलाइड ये करेगा, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मैं इसमें रिएक्शन नहीं लिख रहा, टाइम लग जाएगा, ठीक है, बस ये याद रखें, हो जाएगा ना ये। उसके बाद E2 के बाद E1 रिएक्शन, E1 में इसका रिवर्स याद कर लें। सबसे पहली बात तो कौन सा होगा ये, बायमोलिकुलर के बजाय यूनिमोलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। इसमें 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेंगे ना भाई, इसमें RX भी लेगा और KOH भी होगा, जबकि इसमें सिर्फ क्या होगा, RX होगा। स्टेप्स कितने होंगे, दो स्टेप होंगे इसमें, और जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कैसा होगा, स्लो, सेकंड स्टेप कैसा होगा, फास्ट। ये याद रखिएगा। क्या ट्रांजिशन स्टेट आएगी इसके अंदर कोई, नो। कौन सा अल्काइल हैलाइड करेगा ये, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या टेरिशरी अल्काइल हैलाइड। तो होगा दोनों का दोनों किस मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ जाए तो क्या दोनों कर सकता है, E2 E1 दोनों कर सकता है। डिपेंड किस पर करेगा, सेम सॉल्वेंट पर करेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो E2 और पोलर सॉल्वेंट होगा तो E1। समझ में आ गया, बस एलिमिनेशन में इतना याद रखो। अच्छा बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लास्ट। अच्छा ये टॉपिक सिर्फ NED के लिए इंपॉर्टेंट है, MBBS के अंदर ये नहीं आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, बट फिर भी कर लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहा जाता है, सबसे पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन से होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेटल मौजूद है तो ये कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सही है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसी को हम लिख लेते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड, इसी का फुल फॉर्म है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। R में कोई भी रेडिकल आ सकता है, मैग्नीशियम मेटल फिक्स होता है, और X हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, हैलोजन हो जाता है, उसके अंदर कोई भी हैलोजन आ सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, इसलिए इसके नाम पर ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बना रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखना चाहूँ तो जैसे CH3MgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम और आखिरी में ब्रोमाइड। इस तरह से और हज़ारों की तादाद में हम इसके अंदर बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रेडिकल और हैलोजन को चेंज करके अलग अलग करके, इससे हम। और लेकिन मैग्नीशियम जो है ना बेटा, मेटल चेंज नहीं कर सकते, मेटल फिक्स रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जब बॉन्ड टूटता है RMgX का तो हमेशा इस तरह से टूटता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो R पर नेगेटिव चार्ज आता है तो NED में पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो हम कहते हैं जो रेडिकल है ना, ये हमारा असल में न्यूक्लियोफाइल होता है, चूँकि यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। यह सवाल होता है ना पास पेपर में, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये भी पूछा जाता है एक्टिव पार्ट क्या है, विच इज़ द एक्टिव पार्ट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो MgX जो होता है वो हमारा एक्टिव पार्ट होता है, MgBr या MgCl या MgX का जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, ये वाला नॉन एक्टिव पार्ट होता है। तो 2 तरह के MCQ याद रखिए NED के लिए। न्यूक्लियोफाइल पूछेगा तो हम बताएंगे R- या फिर CH3-, और एक एक्टिव पार्ट पूछेगा तो MgX इसका एक्टिव पार्ट है। ये मुश्किल MCQ है जो बच्चे गलत लगा रहे होते हैं सर इसको, ठीक है। तो अब ये जो बनाया किस तरह से जाता है, हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बड़ा आसान तरीका होता है। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन किससे कर देते हैं बेटा, मैग्नीशियम से, तो क्या बन जाता है, RMgX बन जाता है ये। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, या फिर क्या पता ये लिखा हुआ आ जाए एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर इसका इनहिबिटर होता है, रिएक्शन को स्लो डाउन करता है इस रिएक्शन को, ठीक है, ताकि स्लो रिएक्शन के थ्रू ही RX का मैग्नीशियम से रिएक्शन होता है तो RX के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, तो ये बॉन्ड बन जाता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आते हैं इसके रिएक्शंस पर। रिएक्शन करके नहीं दिखाना है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ किस चीज़ से क्या बन रहा है, बस ये याद रखिए।
सिंपल फैक्ट्स में जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, चाहे ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा, चाहे ये अल्काइल अमाइन से रिएक्शन करेगा, चाहे ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, चाहे ये अल्कोहल से रिएक्शन करे, इन तमाम केसेस में हमारा क्या बनता है? अल्केन बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन अगर आपको बनाना है तो अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, अमोनिया से रिएक्शन करा दो, अमाइन से करा दो, अल्काइल हैलाइड से करा दो, अल्कोहल से करा दो, इन तमाम केसेस में हमें अल्केन हासिल होता है। मैं रिएक्शन नहीं करके दिखा रहा, बस एक शॉर्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहला हो गया। दूसरा, अगर RMgX का रिएक्शन किससे होगा बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, तो क्या बनेगा हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, RCOOH। ये याद रख लीजिएगा। और अगर इसके अंदर अगर हम R में अगर हम क्या ले लें बेटा? CH3 ले लें अगर, और कार्बन डाइऑक्साइड से कराए तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? CH3COOH, जिसको नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। विनीगर भी बोला जा सकता है इसको, सिरका। तो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कर रहा, बस प्रोडक्ट ये बनेगा, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा रिएक्शन क्या याद रखना है बेटा? RMgS की रिएक्शन अगर किससे हो जाए? फॉर्मल्डिहाइड से हो जाए। ये जो कंपाउंड आपके पास है ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है? मीथानल। तो इस केस में हमें पता है क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। चौथा रिएक्शन, अगर RMgX का रिएक्शन हो जाए एसिटाल्डिहाइड से करा देते हैं, ठीक है, CH3। अब ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं, अब ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। IUPAC में क्या बोला जाता है इसको? इथानल। अब इस सूरत में कौन सा अल्कोहल बनेगा पता है? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल है। और सबसे आखिरी रिएक्शन कि अगर RMgX का रिएक्शन अगर हमारे पास होगा किसके साथ? किसी कीटोन के साथ। ये कीटोन है ना बेटा, अब ये कीटोन कोई भी हो सकता है, अब ये एसीटोन भी हो सकता है। किसी भी कीटोन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सूरत में क्या बनेगा हमारे पास? कौन सा अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल बनेगा। और टर्शरी अल्कोहल जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? 3 डिग्री। तो रिएक्शंस को इस तरह से एप्टीट्यूड में हम याद रखते हैं, पूरा मैकेनिज्म नहीं करना है, बस ये चीज़ बनती है याद रखना है। क्लियर है? बस ये चैप्टर को